आज की जो क्लास है हम लोगों की भूगोल की दूसरी कक्षा है। तो भूगोल की दूसरी कक्षा का शुरुआत हम लोग लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना से शुरू करेंगे। हम लोग भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे थे। अब पृथ्वी की उत्पत्ति में हम लोगों ने रसेल और कांट और बफन की परिकल्पना की बात कर ली है। कांट की परिकल्पना और बफन की परिकल्पना के बारे में हमने बात कर लिया है। अब अगला जो हम लोगों का पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जिस विद्वान का अगला मत है वो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। तो लाप्लास एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लाप्लास लाप्लास की परिकल्पना के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाप्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये लाप्लास थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये फ्रांस के थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में इस निहारिका परिकल्पना को दिया है। ये 1796 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने जो परिकल्पना दिया है 1796 ईस्वी में इन्होंने निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित किया। इस निहारिका परिकल्पना को ही लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक लाप्लास ने 1796 ईस्वी में किया था। इन्होंने इनका जो परिकल्पना है इसको भी एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत रख सकते हैं। पहली बात, एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। पहले एक तारक और द्वय तारक परिकल्पना के बारे में देखिए क्या होता है। द्वय तारक, एक तारक परिकल्पना का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है एक तारा के माध्यम से हुआ है। और द्वय तारक का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है दो तारों के परस्पर टक्कर से हुई है। दो तारों के आपसी टक्कर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतिपादन अगर कोई भी वैज्ञानिक, अगर कोई भी प्रतिपादक अगर ये कहता है उसमें अपने जो परिकल्पना देगा उसमें अगर ये कहेगा कि दो तारे आपस में टकरा गए या दो तारों की भूमिका अगर बताता है पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, तो उसकी परिकल्पना को द्वय तारक परिकल्पना के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। और अगर कोई भी, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें जो बिग बैंग थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी में जो जॉर्ज लेमेंद्रे ने दिया था बिग बैंग थ्योरी, उसमें ये कहा गया है कि एक ही पिंड है, एक ही बहुत विशालकाय बहुत बड़ा पिंड है जिसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने की वजह से पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो वो जो कहते हैं वो एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत आएगा। उनकी जो परिकल्पना है वो एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत आएगी। तो लाप्लास की परिकल्पना जो है लाप्लास की परिकल्पना एक तारक परिकल्पना है। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है
इस समय वर्तमान में ब्रह्मांड का जितना व्यास है, जितने दूर में ब्रह्मांड फैला हुआ है वर्तमान में, ये कहते हैं कि जो लाप्लास ने अनुमान लगाया कि निहारिका का व्यास जो है वर्तमान सौर मंडल की विस्तार के बराबर था। जो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक निहारिका जो कि ठंडी अवस्था में थी, इन्होंने लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की दोष को दूर करने का प्रयास किया और यह माना कि प्रारंभ में पदार्थ ठंडे और ठोस कणों के रूप में नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में एक उष्ण और गैसीय निहारिका थी। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में स्पेस में एक उष्ण व गैसीय, उष्ण और गैसीय एक निहारिका थी। उष्ण और गैसीय एक निहारिका थी। उष्ण का जो नजदीकी अर्थ है वो सूखा हो सकता है, सूखा। तो ब्रह्मांड में उष्ण और गैसीय निहारिका थी, और इस निहारिका का जो व्यास था, इसका जो ये वर्तमान जो है वर्तमान ब्रह्मांड के बराबर था, वर्तमान ब्रह्मांड के बराबर था। इनकी माने तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक निहारिका जो है वो गतिमान अवस्था में, गतिमान नहीं, ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में उष्ण और गैसीय निहारिका थी। प्रारंभ में एक सूखी हुई उष्ण और गैसीय निहारिका थी। वो निहारिका किस चीज से थी, बनी हुई थी? वो गैसीय निहारिका थी और सूखी हुई थी, और उसका लंबाई, उसका विस्तार इतना बड़ा था, वो जो निहारिका था वो इतना बड़ा निहारिका था, इतना बड़ा पिंड था कि वो वर्तमान ब्रह्मांड जितने में फैला हुआ है, वर्तमान का ब्रह्मांड जितने में फैला हुआ है, ब्रह्मांड नहीं, वर्तमान में जो सौर मंडल है, सौर मंडल, वर्तमान का सौर मंडल जितने में विस्तारित है उतना बड़ा निहारिका था। अगर वर्तमान ब्रह्मांड को अगर हम मान लेते हैं कि वर्तमान जो ब्रह्मांड है इतने एरिया में फैला हुआ है, ये सौर मंडल, वर्तमान का जो सौर मंडल है, जो सूर्य है, पृथ्वी है और जो ग्रह और उपग्रह हैं, जितना हमारा सौर मंडल है, वो सौर मंडल मान लेते हैं कि इतने एरिया में ये फैला हुआ है हमारा सौर मंडल। सूर्य और अन्य सभी ग्रह हैं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इतने एरिया में फैला हुआ है। तो जितने एरिया में हमारा ये सौर मंडल, जितने एरिया में ये हमारा सौर मंडल फैला हुआ है वर्तमान में, उतने के बराबर उस समय का एक निहारिका था, उतने के बराबर उस समय का एक निहारिका था। और निहारिका अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी, और आगे चलकर ये निहारिका है, और ये इतना बड़ा, जितना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये निहारिका, ये पिंड था और ये गतिमान था। ये पिंड जो है अपनी धुरी पे घूम रहा था। ये गतिमान जो निहारिका थी, आगे चल के इसमें सिकुड़न आया। ये जो निहारिका है गतिमान अवस्था में थी, अपने धुरी पर घूम रही थी।
अपनी धुरी पर ये निहारिका जो है, ये ब्रह्मांड है, अगर ये ब्रह्मांड के बराबर है, ये सौर मंडल, बार बार ब्रह्मांड निकल रहा है, सौर मंडल, ये अगर मान लेते हैं कि इतना बड़ा सौर मंडल है, तो सौर मंडल के उतना बड़ा ही ये निहारिका का व्यास था। जो वर्तमान में जितने विस्तार में हमारा सौर मंडल है, उतने विस्तार में हमारी ये जो निहारिका है, निहारिका का विस्तार, निहारिका का व्यास इतना बड़ा था। और ये निहारिका अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी, बहुत तेजी से घूमते घूमते, और कुछ समय बाद कालांतर में आगे चल के इसमें सिकुड़न पैदा हुआ और ये संकुचित होने लगा, या संकुचित होने लगा। संकुचित होने लगा, और संकुचित होने लगा तो इसका परिणाम ये हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि ये जो निहारिका है, इस निहारिका का जो गति का जो चक्कर है, जिस स्पीड में चक्कर काट रही है, ये अपने धुरी पे घूम रही है, इस निहारिका की गति में परिवर्तन हुआ और गति हो गई बहुत तेज। इस निहारिका में गति बहुत तेज हो गई इस निहारिका का, और गति तेज होने की वजह से इसमें एक बल उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। इसके बाद इसमें ये परिणाम निकल के आता है कि इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ये केंद्र है और बाहर की ओर एक बल काम करना शुरू करता है। ये लगातार अपनी गति तेज कर रहा है। ये निहारिका जिस गति से घूम रहा है, तो उसकी गति में लगातार तेजी हो रही है। जिस समय बढ़ता जा रहा है, समय के साथ ये अगर समय जितना बीत रहा है, आगे जा रहा है, उतना ही इसकी गति में तेजी आ रही है निहारिका की। अब निहारिका की गति में जितना ही तेजी आएगा, उतना ही इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि अपकेंद्रीय बल जो है वो भी बढ़ेगा। जब अपकेंद्रीय बल इसमें लगातार बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय के साथ गति में भी वृद्धि हो रही है इसके। इस निहारिका का जो चक्कर काट रहा है, अपने धुरी पे जो घूम रहा है, इसमें इसकी गति में तेजी आ रही है, ये स्पीड होती जा रही है अधिक, और इसका परिणाम यह निकल के आता है कि इसका अपकेंद्रीय बल जो है ये भी और बढ़ता चला जा रहा है। और अपकेंद्रीय बल एक समय आया कि इतना अपकेंद्रीय बल इसका बढ़ा, इतना अपकेंद्रीय बल इसका बढ़ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण, जो इसका आकर्षण बल है, जो विभिन्न प्रकार की ये जो है, इसका जो ये अणु है, जो इसका संघटक पदार्थ है जिससे ये बना हुआ है। संघटक का अर्थ होता है संघटक, संघटन। संघटन का अर्थ होता है जिससे कोई भी वस्तु जिससे बना हो, जिससे बना हो कोई भी वस्तु, अगर किसी चीज जिस चीज से बना होगा, जैसे कोई दवाई अगर हम देखते हैं तो दवाइयों में कोई सिरप देखते हैं, तो वो उस सिरप में एक एक करके कई दवाइयों का नाम लिखा होता है, कितने कितने मात्रा में कितने %, तो कई दवाइयों का नाम लिखा होता है। तो वो सभी दवाइयां जो 2, 4, 5, 10, 20 रहेंगी, उसमें मिलाई रहेंगी, वो उस दवाई का संघटन होती हैं। संघटन का मतलब होता है जिस चीज से वो मिल के बना हुआ है। तो इसका जो संघटन पदार्थ है, जो संघटक पदार्थ है इसके, उसके बीच में एक आकर्षण बल है। एक आकर्षण बल के तहत वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको पहले यहां से खत्म करते हैं, फिर
चलिए देखिएगा, ये अगर कोई, ये सभी पदार्थ हैं, ये सभी मिलके एक निहारिका बनाते हैं। ये सभी पदार्थ मिलके एक निहारिका का निर्माण किए हुए हैं। निहारिका, ये निहारिका जो है, इससे 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 ये छोटे छोटे और बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े अन्य प्रकार के कण, गैस और पता नहीं किस किस चीज से बना हुआ है। तो ये सभी जो इसके अंदर जो सभी ये इसके संघटक पदार्थ हैं, ये इसके संघटक पदार्थ हैं। तो ये इसके जो संघटक पदार्थ हैं, निहारिका क्या है कि निहारिका में गति आ रही है, इसके जो घूर्णन गति, ये जो चक्कर घूम रही है, इसके घूमने की गति में वृद्धि हो रही है। इसके गति में वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि इसका परिणाम ये निकल रहा है कि इसका जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल जो बल बाहर की तरफ काम कर रहा है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो है वो इसका और बढ़ रहा है। जितना तेज से नाचेगा, ये इसकी गति जितनी तेज होएगी उतना ही इसका अपकेंद्रीय बल बढ़ेगा। जब इसका अपकेंद्रीय बल जितना ही बढ़ेगा तो इसका परिणाम यह निकल के आएगा, इसका परिणाम यह निकल के आएगा कि जो आकर्षण बल है, इसके और इसके जो सभी संघटकों के बीच जो आकर्षण बल है, जो सभी संघटकों को अपने बांधे हुआ है, जो बांध के रखा हुआ है आकर्षण बल, वो कमजोर होगा। तो संघटकों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे निहारिका का जो आकर्षण बल है वो कम होगा। तो जब आकर्षण बल कम होगा तो सभी इसके जो संघटक हैं, इसके जो संघटक हैं, जब आकर्षण बल इसमें और इसमें जब आकर्षण बल कम होगा, जब इस और इस संघटक में आकर्षण बल जब कम होगा तो अंतिम में इसका जो परिणाम होगा जितना ही कम होगा, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब इसमें आकर्षण बल एक दूसरे को अपने पास रखा हुआ है, इसका आकर्षण बल, ज्यों ही इसका आकर्षण बल कम होता है तो ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों जो संघटक है, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आकर्षण बल कम होने की वजह से इसमें जो जिस जिस चीज से ये निहारिका बना हुआ था, वो पदार्थ, वो संघटक एक दूसरे से दूर हुए, आकर्षण बल यहाँ पे कम हुआ। आकर्षण बल कम हो गया। एक समय आया था कि जो अपकेंद्रीय बल है ये निहारिका में आकर्षण बल के बराबर हो गया था। एक समय ऐसा आया होगा जब जब ऐसा है कि यहाँ पे गति में वृद्धि हो रही है, गति में वृद्धि होने की वजह से अपकेंद्रीय बल भी बढ़ रहा है। जब अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा है तो आकर्षण बल में कमी आ रही है। तो एक ऐसा भी समय आया होगा कि अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल दोनों के बराबर रहे होंगे, एक ऐसी स्थिति आई होगी। आकर्षण बल, एक ऐसी स्थिति आई होगी। ये एक रेखा है, इतनी बड़ी एक रेखा है, इतनी बड़ी एक रेखा है, और ये रेखा बगल में जो हम खींच रहे हैं, ये रेखा लगातार बढ़ रही है और इसके मुकाबले धीरे धीरे ये रेखा छोट होगी। ये वाली रेखा, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के मुकाबले धीरे धीरे छोट होगी। ज्यों ज्यों ये बढ़ता जाएगा ये रेखा छोट होती चली जाएगी, ये बढ़ता जाएगा ये रेखा छोट होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। जब एक दूसरे के बराबर होंगी तब जाके ये रेखा आगे बढ़ेगी और अधिक होगी और ये रेखा
स्थिर रहेगी, मतलब इसके मुकाबले ये कम हो जाएगी। तो इसी तरह से एक समय ऐसा आया होगा कि जब अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा था और आकर्षण बल स्थिर था, तो अपकेंद्रीय बल इतना बढ़ गया कि एक समय आया कि आकर्षण बल के बराबर हुआ, और फिर एक समय के बाद अपकेंद्रीय बल आकर्षण बल से भी अधिक हो गया। और जब आकर्षण बल से केंद्रीय बल अधिक हो गया, तो ये सब जो पदार्थ है जिससे ये बना हुआ है, अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, केंद्र से बाहर की बल और बल लगने के कारण ये एक दूसरे से दूर चले गए। अब एक दूसरे से दूर चले जाने के चले गए, और उसके बाद कालांतर में यही जो इस निहारिका से कण निकले हुए हैं, जो पदार्थ निकले हुए हैं, यही आगे चल के ठंडे होकर गैसों का वो ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। अब इस बात को, जो जितनी बात हमने यहाँ पे समझाई है, इन सभी बिंदुओं को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। सत्रह सौ छियानवे ईस्वी में, 1796 ईस्वी की बात है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब इतनी जो लाइन, साधारण सी लाइन है, इसका जो पृष्ठभूमि है, इसकी भूमिका है, 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। इनके अनुसार अंतरिक्ष में एक उष्ण और गैसीय निहारिका थी। इनके अनुसार अंतरिक्ष में एक उष्ण व गैसीय निहारिका थी। इस निहारिका का जो व्यास है, इस निहारिका का व्यास जो है वो वर्तमान
सौर मंडल के बराबर था। वर्तमान सौर मंडल के क्या था? बराबर था। इतनी बातें, ये सब बातें हमने आपको समझा दी हैं कि इनके अनुसार अंतरिक्ष में एक उष्ण यानी कि सूखा हुआ जो गैस का निहारिका था, उसका जो व्यास था, जितना बड़ा था, वो कितना बड़ा था? वर्तमान में जितना हमारा सौर मंडल है उतना बड़ा ये निहारिका का गोला था। यह निहारिका अपने धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी। यह निहारिका अपनी धुरी पर यह निहारिका अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी। इतनी बातें, वर्तमान सौर मंडल के बराबर थी यह निहारिका और अपनी धुरी पे बहुत तेजी से घूम रही थी। और कुछ समय बाद ये निहारिका ठंडा हुई। ये चूंकि गर्म निहारिका थी, ये निहारिका कुछ समय बाद यानी कि कालांतर में यह निहारिका ठंडी हुई और ठंडी होने की वजह से सिकुड़ी। कालांतर में यह निहारिका ठंडी होती है और ठंडी होती हुई चीज सिकुड़ती है। कालांतर में यह निहारिका ठंडी होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। जिससे इससे क्या हुआ कि इसकी गति में और वृद्धि हुई। एक तो ये बहुत तेजी से नाच रही थी, यह निहारिका अपने धुरी पे बहुत तेजी से गतिमान थी और गतिमान थी। इसके अलावा यह निहारिका ठंडी हुई आगे चलकर और ठंडी होने के साथ साथ ये सिकुड़ना प्रारंभ हो गया। ये छोटा होता प्रारंभ हो गया और इसी के साथ इसकी गति में वृद्धि हुई। जितनी गति से वो पहले गतिमान थी, उतनी गति से इसकी गति और तेज हुई और इसका परिणाम यह हुआ और कालांतर में और इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। एक समय पश्चात अपकेंद्रीय बल आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। जब यह आकर्षण बल के बराबर हो जाता है तो वो निहारिका जिन जिन घटकों से मिलके बनी हुई है वो निहारिका, उन घटकों के बीच का जो आकर्षण बल है
वो कम होगा, तो इससे क्या होगा कि उसमें से जो जिस जिस से चीज से बना हुआ है वो टूट टूट कर वो पदार्थ उस निहारिका से अलग होना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या हुआ, बराबर हो जाता है और इस निहारिका से छल्ले अलग होकर दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। कालांतर में यही छल्ले कालांतर में यही छल्ले ग्रहों व उपग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। इससे हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति। निहारिका का जो बचा हुआ भाग है वो हमारा वर्तमान सूर्य है। निहारिका का बचा हुआ भाग हमारा सूर्य है। ये है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में पहले हमने ये समझ लिया कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, जो टेक्निकली बातें थी हमने समझ ली। इसके बाद इस बात को अब हम लिख लेते हैं। देखिए लिखा क्या है कि 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में या उसके संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये यहाँ तक, जिसे इस सिद्धांत को ही निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया है। तो आगे ये लाप्लास कहते हैं कि जो अंतरिक्ष है इसमें एक उष्ण और गैस का एक सूखा हुआ निहारिका था। उष्ण था, सूखा हुआ था और गैस का था। तो गैस का एक सूखा हुआ निहारिका था। इस निहारिका का व्यास वर्तमान सौर मंडल के बराबर था। वर्तमान में जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य है और उनके सभी परिवार हैं, जो सूर्य और सूर्य के परिवार का विस्तार जितना है उतना बड़ा इसका व्यास था निहारिका का। तो यह निहारिका अपने धुरी पर बहुत तेजी से घूम रही थी और कालांतर में यह निहारिका ठंडी होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। कोई भी वस्तु जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती ही है। तो अब ठंडी हुई यह निहारिका, आगे चल के तो सिकुड़ना प्रारंभ करती है। तो इसी के साथ इसमें गति में भी वृद्धि होती है। इसकी गति तेज होती है, इसकी गति में और भी वृद्धि हुई और इससे अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। जब तेजी से नाचना शुरू कर देती है ये निहारिका तो इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है और एक समय पश्चात अपकेंद्रीय बल आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। अपकेंद्रीय बल इतना बढ़ता गया कि जो आकर्षण बल है, जो इस निहारिका में जो अन्य प्रकार के पदार्थों को, जो इसके संघटकों को पकड़े हुए हैं, जो इसका आकर्षण बल, वो आकर्षण बल के बराबर हो गया ये अपकेंद्रीय बल। अब आकर्षण बल के बराबर होने के बाद क्या हुआ कि अपकेंद्रीय बल के कारण जब जो बल बाहर की तरफ लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर, इसके परिणाम स्वरूप इसमें से छल्ले, जो निहारिका है, छल्लों के रूप में इसके पदार्थ अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो
छल्लों के रूप में जब ये पदार्थ अलग होते हैं तो वही पदार्थ उस निहारिका से दूर जाते हैं और दूर जाके कालांतर में ठंडे होकर ये ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। अब जब ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होता है तो जो मुख्य निहारिका थी जिसमें से टुकड़े टूटे और अलग हुए हैं, उस मुख्य निहारिका में से जो बचा हुआ हिस्सा था वही आज का सूर्य है, ऐसा कहते हैं लाप्लास। तो इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, एक समय के पश्चात अपकेंद्रीय बल आकर्षण बल के बराबर हो जाता है और इस निहारिका से छल्ले अलग होकर दूर हो जाते हैं। कालांतर में ये छल्ले ग्रहों व उपग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। निहारिका का बचा हुआ जो भाग है वो हमारा सूर्य है। इतना लिखने के बाद हम लोग कुछ फिगर ड्राफ्ट करेंगे, कुछ चित्र निर्माण करेंगे। वो कैसा होगा देखिएगा। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में ये हमारा, माना कि ये हमारा सौर मंडल है, माना कि हमारा सौर मंडल, सौर मंडल हमारा ये है, इतना बड़ा ये हमारा सौर मंडल है। माना कि हमारे सौरमंडल का विस्तार इतना है, कितना है, इतना है, इतना हमारे सौरमंडल का विस्तार है। लाप्लास कहते हैं कि जो निहारिका जो अंतरिक्ष में थी वो निहारिका वर्तमान सौरमंडल के बराबर थी, तो इसी के बराबर अंतरिक्ष में एक निहारिका, इसी के बराबर अंतरिक्ष में ये एक निहारिका होगी। अब नाप के नहीं कि इतना ही बड़ा तो नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि इसी के बराबर है, ये जो दूसरा गोला है इसी के बराबर है, इसी के बराबर अंतरिक्ष में एक निहारिका है। ये सौरमंडल का विस्तार है, सौरमंडल का विस्तार है ये। इसी के बराबर एक निहारिका, यहां पे अंतरिक्ष में एक निहारिका, अंतरिक्ष में एक निहारिका गतिमान, जो कि गतिमान है। और ये क्या है, सूखा हुआ गैस का निहारिका है। ये क्या है, ये गतिमान है। ये सूखा प्लस गैस, सूखा है गैस का है, ये क्या है, गतिमान है। गतिमान, ये सौरमंडल का विस्तार है, मान लेते हैं इतना है। तो उसी के बराबर अंतरिक्ष में एक निहारिका है जो कि गतिमान है, ये सूखा और गैस का है। ये निहारिका आगे चलकर, ये निहारिका आगे चलकर सिकुड़ता है, आगे चलकर सिकुड़न होता है निहारिका में, और ये निहारिका इस तरह से सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। और सिकुड़ने की क्रिया में क्या होता है कि इसकी जो गति है,
इसकी गति में वृद्धि हो जाती है। आगे चलकर ये इसमें सिकुड़न पैदा होता है और इसकी गति में वृद्धि होने की वजह से इसमें क्या होता है कि अपकेंद्रीय बल इसमें उत्पन्न हो जाता है। अपकेंद्रीय बल, इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। अब अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होने से क्या हुआ कि कुछ समय बाद अपकेंद्रीय बल बराबर आकर्षण बल, कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है कि जो कुछ समय के बाद अपकेंद्रीय बल बराबर आकर्षण बल, एक समय ऐसा आता है कि इसमें जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ है इसमें लगा हुआ आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो इससे क्या परिणाम निकल के सामने आता है, इससे जो परिणाम निकल के आता है वो ये है, परिणाम ये निकलता है कि निहारिका से छल्ले अलग। अब इस निहारिका से, जो निहारिका है यहाँ कुछ समय बाद अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ और आकर्षण बल के बराबर हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि निहारिका से छल्ले टूट के अलग हो गए। ये निहारिका है, इसमें से जब अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ तो इसमें से छल्ले टूट टूट के अलग होते गए। ये अलग हो गए, छल्ले अलग हो गए, ढेर सारे इसमें से छल्ले अलग हो गए जब अपकेंद्रीय बल इसके बराबर हो गया। तो ये छल्ले अलग हो गए और यही बाद में आगे चलकर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। ये छल्ले आगे चल के ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं और ये जो बचा हुआ छल्ला है ये सूर्य होता है और जो ये अन्य प्रकार के छल्ले हैं ये ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति होती है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखिएगा जरा कितना समय हुआ। अच्छा, इसके बाद लागियर की उल्का परिकल्पना के बारे में हम लोग बात करें। अगला जो परिकल्पना है लागियर की उल्का परिकल्पना के बारे में बात करें। अब बात करते हैं लॉकियर के बारे में। लॉकियर कहाँ के थे? तो लॉकियर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। लॉकियर के बारे में बात करें हम लोग तो लॉकियर ब्रिटेन की एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उल्का परिकल्पना दिया है। तो इनके सिद्धांत को पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लिख देंगे।
इनके परिकल्पना को उल्का परिकल्पना कहा गया। उल्का परिकल्पना। अब उल्का परिकल्पना, इनके परिकल्पना को इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित, ये कहीं न कहीं उल्का पिंड का सहारा लेते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं। अंतरिक्ष में असंख्य तारे की बात करते हैं, जो कि सही है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। ये तारे टूटकर, अब ये तारे लगातार टूटते रहते हैं। जो असंख्य तारे हैं ब्रह्मांड में, ये टूटते रहते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं जो टूटते रहते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। जिन्हें उल्का कहते हैं। ये इतनी बात पहले ये प्रारंभ में कहते हैं। अपनी परिकल्पना को देने से पहले ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। ये तारे टूटते रहते हैं और इन टूटते हुए तारे को उल्का कहते हैं। और कभी-कभी ये उल्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो उल्का, ये जो मान लीजिए कि ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में ये तारे, असंख्य तारे हैं। ये तारे टूटते हैं और ये कभी-कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन, अगर ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन ये तारे टूट के पृथ्वी पे आ गिरते हैं, जिसे उल्का कहते हैं। उल्का के रूप में पृथ्वी पे आ गिरते हैं और इन्हीं उल्काओं का अध्ययन करते हैं। इन्हीं उल्काओं का, टुकड़ों का अध्ययन करने से ये पाते हैं कि हमारी पृथ्वी उन्हीं पदार्थों से बनी हुई है जिससे ये जो पृथ्वी पे उल्का गिरा हुआ है, जिससे ये बना हुआ है, उन्हीं पदार्थों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो इतनी बात ये कहते हैं क्योंकि उल्का का सहारा ले रहे हैं ये अपनी परिकल्पना में, इसलिए इनकी परिकल्पना को उल्का कहा जा रहा है। ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो तारा है, जो ब्रह्मांड, कुल मिला के इतनी बातें अगर छोड़ दें, अगर संक्षिप्त में बात करें तो हम कहें कि जो उल्का गिरता है पृथ्वी पे, पृथ्वी है ये और यहाँ पे गिरा उल्का। इस उल्का का अध्ययन करने पर पाया गया कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है लगभग उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे ये उल्का, बस ये यही बताते हैं कि जो उल्का है, जो पृथ्वी पे गिरते हैं उल्का पिंड, इस पिंडों का निर्माण उन्हीं पदार्थों से, मतलब कि जो पृथ्वी का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है, जिन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लगभग उन्हीं पदार्थों से उस उल्का का भी निर्माण हुआ है। इससे ये कहते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये द्वैतारक परिकल्पना का सिद्धांत देते हैं। ये द्वैतारक परिकल्पना का सिद्धांत देते हैं कि दो विशाल उल्का पिंड,
जो दो विशाल उल्का पिंड आपस में टकरा के और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, पृथ्वी का निर्माण करते हैं। ये कहते हैं कि दो विशाल उल्का पिंड आपस में टकराएं जिससे भीषण ताप, प्रकाश तथा वात की उत्पत्ति होती है। उल्का पिंड के अधिकांश भाग पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो गए और कुछ गैस में परिवर्तित हो गए। इसके बाद सर्पित निहारिका का ऊपरी भाग ठंडा होकर आंतरिक भाग में से अलग हो गया और एक पिंड के रूप में सिकुड़ता गया। ये कह क्या रहे हैं? प्रकाश तथा वात की उत्पत्ति हुई, उल्का पिंड के अधिकांश भाग पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो गए तथा कुछ गैस में परिवर्तित होकर बादलों की भांति अंतरिक्ष में वितरित होते गए। आकर्षण शक्ति के प्रावधान ये पुनः एकत्रित हो गए और एक वायव्य महापिंड का निर्माण हुआ। आपसी टकराव के कारण यह महापिंड घूर्णन करने लगे और इसने एक सर्पिला निहारिका का रूप धारण कर लिया। जो ये लाकियर महोदय बता क्या रहे हैं कि अंतरिक्ष में दो उल्का पिंड आपस में टकराते हैं। दो उल्का पिंड जब आपस में टकराते हैं दो उल्का पिंड आपस में टकराते हैं तो इसमें से जो पदार्थ निकलते हैं ये पदार्थ अंतरिक्ष में ये गतिमान हो जाते हैं। ये इनमें से जो पदार्थ निकलते हैं टक्कर के परिणाम स्वरूप, जब इसमें टक्कर होता है तो टक्कर के परिणाम स्वरूप इसमें से जो टुकड़े होते हैं, टूट के अलग होते हैं, वो ब्रह्मांड में विचरित होने लगते हैं, वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये टुकड़े जो है ब्रह्मांड में फैल गए दोनों के टक्कर के बाद। इसके बाद ये जब गतिमान हो जाते हैं तो कुछ गैसों में परिवर्तित होते हैं और बादलों की भांति अंतरिक्ष में विचरित होते हैं। आकर्षण शक्ति के प्रावधान ये पुनः एकत्रित हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनमें जो एक दूसरे में जो आकर्षण शक्ति है, जो आकर्षण बल है एक दूसरे में, ये आकर्षण बल के प्रभावाधीन ये फिर से संकुचित होते हैं और एक दूसरे के लगभग धीरे धीरे नजदीक आते हैं। अब ये टक्कर के बाद ये पदार्थ बिखर गए अंतरिक्ष में। बिखरने के बाद कुछ बादल के रूप में हो गए और कुछ गैसों के रूप में ब्रह्मांड में घूमने लगे। उसके बाद जब इनके अंदर, इन सभी टुकड़ों के अंदर जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल के प्रभावाधीन ये पुनः एक दूसरे के नजदीक आने लगे। एक दूसरे के नजदीक आने के बाद आकर्षण शक्ति के प्रभावाधीन ये पुनः एकत्रित होने लगे और महापिंड का निर्माण हुआ। ये फिर से एक जो दो टुकड़े आपस में टकराते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में ये बिखर जाते हैं। फिर उसके बाद आकर्षण शक्ति के प्रभाव के बाद ये एक दूसरे के नजदीक आते आते फिर से ये मिलके एक बहुत बड़ा पिंड का निर्माण कर लेते हैं। फिर से एक बहुत बड़ा पिंड का निर्माण कर लेते हैं और ये पिंड घूर्णन करने लगता है। ये पिंड घूर्णन करने लगता है और एक सर्पिलाकार रूप धारण कर लेता है। अंतरिक्ष भाग से अलग हो गया और एक पिंड के रूप में सिकुड़ गया। इसी निहारिका से पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये क्या हुआ कि जब ये सभी जो कण हैं एक दूसरे के नजदीक आए, ये सभी कण
एक दूसरे के नजदीक आके सर्पिलाकार रूप धारण कर लिए। ये जो कण है, प्रारंभ में हुआ क्या कि जब दो उल्का पिंड आपस में टकराते हैं, दो उल्का पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इसमें से इसके जो पदार्थ हैं टूट टूट कर अलग हो जाते हैं और कुछ गैस गैस और कुछ बादल के रूप में अंतरिक्ष में विचरित होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। इसके बाद घूमते घूमते जो भी एक दूसरे के नजदीक आते थे तो एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के नजदीक आके एक दूसरे से चिपक जाते थे। तो इस प्रक्रिया में कुछ समय बाद इस प्रकार की एक संरचना बन गई, सर्पिलाकार संरचना बन गई। अब सर्पिलाकार संरचना ये भी बहुत तेजी से गतिमान है। जो सर्पिलाकार संरचना है ये भी बहुत तेजी से गतिमान है। निहारिका का ऊपरी भाग ठंडा होकर अंतरिक्ष भाग से अलग हो गया और एक पिंड के रूप में सिकुड़ गया। इसी निहारिका से पृथ्वी सहित सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। क्योंकि यह लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का ही परिवर्तित रूप है, इसलिए लाप्लास की परिकल्पना के संदर्भ में उठाई गई सभी आपत्तियां इस परिकल्पना पर लागू होती हैं। ये आगे चलकर यही एक दूसरे से ये जो इसका सर्पिलाकार इस तरह से जो इसका निर्माण होता है सर्पिलाकार अवस्था में, सर्पिलाकार जो शेप में इसका निर्माण होता है, इसका ऊपरी भाग अंतरिक्ष में टूट के अलग हो जाता है कालांतर में। जब टूट के अलग होता है तो यही सब जो एक एक पदार्थ अलग अलग हैं, यही सब पदार्थ अलग होके एक दूसरे से अलग होके ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। ये इसके संदर्भ में जो लाकियर की उल्का परिकल्पना है, ये उनके संदर्भ में कुछ बातें रही। ये देखिएगा कि दो उल्का पिंड हैं, एक दूसरे से टक्कर होता है दोनों उल्का पिंडों का। एक दूसरे से टक्कर होने के परिणाम स्वरूप जो इसमें से जब टक्कर हुआ तो इसमें से कुछ पदार्थ जो है वो टूट टूट कर बिखर गए और कुछ पदार्थ जो हैं वो गैस की अवस्था में थे और कुछ बादल बन के अंतरिक्ष में विचरित हो रहे थे। इसके बाद आकर्षण बल के प्रभावाधीन कुछ समय के बाद कालांतर में आकर्षण बल के प्रभावाधीन एक दूसरे के नजदीक आए और नजदीक आते आते इस तरह का रूप धारण कर लिया कि एक दूसरे के इतना नजदीक आ गए कि ऐसा रूप हो गया। और ऐसा रूप होने के कारण ही ये धीरे धीरे कालांतर में ग्रहों और उपग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं और अपने अक्ष पे घूमने लगते हैं। ये लॉकियर की उल्का परिकल्पना थी। इसके बाद इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो थोड़े से शब्दों में इसको हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। इसको देखिए कि ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर महोदय ने पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित
लॉकियर महोदय ने पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित एक अवधारणा प्रस्तुत किया। एक अवधारणा प्रस्तुत किया जिसे लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। जिसे लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार ब्रह्मांड अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं। जो टूटते रहते हैं। कुछ तारे टूटकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड कहा जाता है। इनके अध्ययन से इस उल्का पिंडों के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी भी लगभग उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे ये उल्का पिंड है। इतनी बातें ये प्रारंभ में करते हैं। यह है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर महोदय ने पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित एक अवधारणा प्रस्तुत किया, जिसे लॉकियर की उल्का पिंड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं जो टूटते रहते हैं। कुछ तारे टूटकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का कहा जाता है। तो इस उल्का के पिंडों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि पृथ्वी और उल्का पिंडों में जो पदार्थ हैं वो लगभग समान हैं। अर्थात जिन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, देखा गया कि वही पदार्थ उस उल्का पिंड में पाए गए। तो इस आधार पे लॉकियर का कहना है कि जो